नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर्यन और आप सुन रहे हैं स्पूकी पॉडकास्ट मेरे यानी आर्यन के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अजीब और बहुत पुरानी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। तब अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज अपना शासन, अपनी व्यवस्था हम पर थोप रहे थे और हमारे पास ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे। ये सन 1890 के आसपास की एक घटना है। ये कहानी बिहार की है। बिहार के एक जिले में एक रईस परिवार रहा करता था। उनका नाम राजेश कुमार था। वो एक बड़े जमींदार थे। उनके परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक बेटी। पायल उन सब में बड़ी थी। पायल की उम्र 15 या 16 साल की थी जब उसकी शादी हुई थी। 1890 में तब कम उम्र में शादी करवा दी जाती थी। उसकी शादी एक ढेल गांव में करवाई गई थी। शादी भी किसी बड़े जमींदार लड़के से करवाई गई थी। बड़ी हवेली, 6 बग्गियां और सब कुछ आरामदायी था। पायल बहुत खुश थी। कुल मिलाकर पायल एक अमीर रईस घर से दूसरे बड़े रईस घर में गई थी। पायल की जब शादी हुई थी तब उसके भाई की उम्र 12 साल थी। पायल की शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे और कुछ महीनों बाद दीपावली का त्यौहार था। तो उनमें एक प्रथा थी कि ऐसे त्योहारों पर मिठाइयाँ, कपड़े और भी कई चीज़ें भेंट दी जाती थी। एक परिवार से दूसरे परिवार को भेंट दी जाती थी। पायल चाहती थी कि इस दीपावली उसके भाई गोपी से मिलने चले जाए। उनकी भी छुट्टियाँ चल रही थी। हाल ही में वो शहर से घर लौटे थे, तो वो गोपी अपने घर से मिठाइयाँ वगैरह लेकर अपनी बहन पायल के गांव के लिए जाने के लिए निकल पड़ा। अब उस वक्त गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी। गांव में सफ़र अभी पुराने तरीक़ों से होता था। गरीब हुआ तो बैलगाड़ी और अमीर हुआ तो बग्गी से ऐसे जाना पड़ता था। गोपी उनके घर के एक नौकर को लेकर बग्गी से पायल के घर जा रहा था। पायल का घर इतना दूर था कि बग्गी से भी जाने में 3 दिन लग जाते थे। इसलिए गोपी सुबह होते ही वहां जाने के लिए निकल गया। जंगल पहाड़ियों से सफ़र करते हुए वो एक रात अपने एक रिश्तेदार के गांव में रुका। उस वक्त गांव में बिजली वगैरह नहीं थी, तो लोग रात में सफ़र नहीं करते थे। किसी किसी को डर लगता था। वो रात गुजरने के बाद दूसरे दिन सुबह वो फिर से आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ा और उस दिन शाम को गोपी पायल के घर पहुंचा। अपने भाई को देख पायल बहुत खुश हो गई। पहली बार कोई अपने मायके से आया था, तो गोपी का वहाँ बहुत मान सम्मान हुआ। बातें वगैरह हुई। रात का खाना भी सबके साथ हुआ और रात में गोपी का सोने का इंतजाम हवेली में ऊपर एक बड़े से कमरे में किया गया। कमरा बहुत बड़ा था। कमरे से बाहर निकलती एक गैलरी थी। गोपी की खूब खातिरदारी हुई। अब गोपी बहुत थक गया था और आराम करना चाहता था। असल में गोपी वह भाई दूज तक रुकने वाला था। कुछ नई जगह होने के कारण गोपी को नींद नहीं आ रही थी। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। गोपी बस खुली आंखें रख के बस बिस्तर में पड़ा था। सफ़र की थकावट भी थी। काफ़ी देर तक बिस्तर पर रहने के बाद गोपी की आंख लग गई। अब आधी रात हो चुकी थी। बाहर खूब अंधेरा था। कमरे के अंदर एक लालटेन की रोशनी थी। वह धीमी लौ पर जल रही थी। तब गोपी को बाहर से कुछ बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। गोपी सोच में पड़ गया। गोपी को सुनाई दे रहा था कि बाहर कोई 2 औरतें आपस में बात कर रही है, पर वो क्या बातें कर रही है वो समझ नहीं पा रहा था। उसने फिर भी उन आवाज़ों पर ज़रा ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उससे लगा कि घर का ही कोई नौकर वगैरह होगा, पर फिर भी कुछ देर बाद उनकी बातें चलती ही रही। थोड़ा ध्यान देने पर गोपी समझा कि वो जो कोई भी है वो 2 औरतें हैं, आपस में झगड़ रही है। अब गोपी थोड़ा हैरान था कि इतनी रात में कौन झगड़ रहा है और इतनी देर हो गई है, उनकी बातें रुक ही नहीं रही। गोपी लालटेन लेकर दरवाजे खोलकर बाहर गैलरी में चला गया और वो गैलरी से नीचे यहाँ वहाँ देखने लगा कि कौन बातें कर रहा है। पहले तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब जो बातें उसे सुनाई दे रही थी वो बात अब साफ साफ सुनाई देने लगी थी। वो सुन पा रहा था कि 2 औरतें आपस में बहस कर रही थी
पहली औरत कह रही थी कि मैं सबसे सुंदर हूँ, तो दूसरी औरत भी कह रही थी मैं सुंदर हूँ। गोपी हैरान होकर सोच रहा था कि इतनी रात में कौन बेमतलब बात कर रहा है। फिर गोपी ने सोचा कि देखो तो सही ये कौन पागल औरतें हैं। गोपी हवेली के पिछले हिस्से में था। बाहर एक बड़ा सा बगीचा था और वही एक कोने में जमींदार और मेहमान के लिए बैठने के लिए चाय पीने की एक जगह थी। तभी गोपी का ध्यान उस तरफ चला गया। वहां पर एक लालटेन थी और लालटेन उसकी रोशनी में दो औरतें बैठी हुई थी। दोनों औरतें पूरे हरी भरी 16 श्रृंगार में थी, जैसे कोई शादी के जोड़े में होता है, मतलब बिल्कुल वैसे। और वो दोनों औरतें वहां बैठी आपस में उसी बात पर बहस कर रही थी कि कौन ज़्यादा सुंदर है। वैसे ही गोपी ने लालटेन की रोशनी में गोपी ने गौर से देखने की कोशिश की। उसी पल उन दोनों औरतें ने भी उसकी तरफ देखा और अचानक गोपी से कहा, क्यों लड़के, तू ही बोल, कौन ज़्यादा सुंदर है। औरत ने अचानक देखने से गोपी की हालत खराब हो गई। गोपी ने देखा कि दोनों का रंग बहुत काला था, इतना काला कि बस उनकी दो सफ़ेद आंखें ही दिखाई दे रही थी। दो औरतें की अजीब आवाज़ को सुनकर गोपी की तो जान ही निकल गई। गोपी इतना ज़्यादा डर गया कि भागता हुआ अपने कमरे के अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद करके वो तेजी से बिस्तर में लेट गया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर और बिस्तर में हलचल से गोपी के नौकर की नींद टूट गई। गोपी चादर ओढ़कर चादर के अंदर छुपा हुआ था। नौकर ने उसे छुप कर देखा तो वो काँप रहा था। उसकी हालत देखकर नौकर ने उससे पूछा, क्या हुआ, तू वहाँ से भागकर क्यों आया। गोपी डरा हुआ लेटा रहा। कुछ नहीं। बस गोपी को डर लगा कि मैं इसे अगर बताऊंगा तो ये मुझे डांटेगा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ जाकर देखने की, और वो बस चुपचाप पड़ा रहा। कुछ देर बाद नौकर को महसूस हुआ कि गोपी चादर के अंदर से हनुमान चालीसा बोल रहा है। नौकर समझ गया कि इसने कुछ बहुत गलत चीज़ देख ली है। अरे गोपी, बता तो क्या हुआ, तो इतना डरा क्यों है। आखिरकार जब गोपी को लगा कि सब नॉर्मल है, तब उसने नौकर को बताया कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी और इसलिए वो बाहर देखने चला गया कि कौन इतनी रात में बात कर रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है। पर जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसे वो दो अजीब औरतें दिखाई दी। जैसे ही गोपी ने नौकर को ये बात बताई, उनके गैलरी के दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। वो देख वो दोनों भी डर गए और सोचने लगे कि आगे क्या करें। उन्हें लगा कि कमरे से बाहर जाना ठीक होगा और वो वहाँ से उठने ही वाले थे कि तभी देखा कि कमरे का दरवाज़ा भी बजने लगा था। अब तो उनकी हालत और भी ख़राब हो गई, क्योंकि अब न वो कमरे से बाहर जा सकते थे और न ही गैलरी में। वो तो वहाँ से आवाज़ भी नहीं दे सकते थे, किसी को बुला भी नहीं सकते थे। दोनों भी ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, ज़ोर ज़ोर से भगवान के नाम का जाप करने लगे। और वो जितना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते, दरवाजे पर पीटने की आवाज़ भी और बढ़ जाती थी। वो उन आवाज़ों को सुन पा रहे थे, देख पा रहे थे कि दोनों तरफ से दरवाजे को कोई पीट रहा है। औरत की चूड़ियों की खनखनाहट भी उन्हें सुनाई दे रही थी। सुबह होते होते वो आवाज़ें कम हो गई। गोपी पहले ही लंबे सफ़र से थक गया था। ऊपर से रात भर की नींद न होने के कारण सुबह होते होते गोपी की आंख लग गई। पायल के घर वालों को भी ये लगा कि लंबे सफ़र से थक गया होगा और इसलिए किसी ने उसे जगाया भी नहीं। फिर दोपहर होने से पहले गोपी नींद से जाग गया। जब गोपी जगा तो गोपी ने अपनी बहन को बताया कि रात को दो अजीब औरतों को देखा था, शायद वो कोई चुड़ैलें थी। गोपी की हालत देख पायल ने वो बातें अपने घर वालों को बताई, पर उसके सभी घर वालों गोपी पर हंसने लगे। उन्होंने गोपी को बताया कि वो इतने सालों से इस हवेली में रह रहे हैं, पर उन्हें आज तक ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है। गोपी, शायद तुम्हें थकावट के कारण भ्रम हुआ होगा। पर गोपी उनकी बातों को मानने को तैयार ही नहीं था। गोपी अच्छी तरह से जानता था कि जो भी उसने देखा था वो सपना नहीं था, वो सच था, क्योंकि गोपी ने पूरी रात डर डर में गुजारी थी। गोपी इतना डर गया था कि गोपी ने पायल से कहा कि भाई दूज आज ही कर लो, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। रात में तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। पायल के ससुराल वाले अच्छे थे, तो गोपी की बातें सुनकर पायल के ससुराल वाले ने
गोपी को समझाया कि अभी दोपहर हो चुकी है। गोपी, तुम्हें बहुत दूर जाना है। अंधेरा होने तक दूसरे गांव भी नहीं पहुंच पाओगे। जंगली इलाका है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आज की रात तुम यहीं रुक जाओ। कल सुबह चले जाना। शाम तक तुम्हारे रिश्तेदार के गांव पहुंच जाओगे। गोपी उनकी बातें मानने को तैयार ही नहीं था। पायल के ससुर ने इस बार एक उपाय बताया कि देखो गोपी, एक काम करो, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ। हमारे घर में बहुत सारे नौकर है, उनमें से 3-4 हट्टे गट्टे नौकर तुम्हारे साथ रुक जाएंगे। कुछ भी गलत हुआ तो वो संभाल लेंगे। उनकी ये बात सुनकर गोपी वो रात वहां पर गुजारने के लिए तैयार हो गया। उस रात गोपी के कमरे में 3 से 4 नौकर गड्ढे डालकर सो गए, पर रात भर गोपी का ध्यान उन दरवाजों पर था। कहीं से आती हल्की सी आहट भी गोपी को डरा रही थी। सुबह हुई। पायल को और पूरे परिवार को नमस्ते करके गोपी वहां से निकल गया। 3 दिन का सफर कर गोपी आखिरकार अपने गांव पहुंचा। गोपी घर पहुंचा तब जाकर गोपी ने राहत की सांस ली। गोपी ने अपनी माँ को भी वहां हुई दुर्घटना के बारे में बताया। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर न गोपी को कोई बुरा एहसास हुआ, ना कुछ दिखाई दिया। छुट्टियां खत्म होते ही वो शहर अपने पढ़ाई के लिए चला गया। ऐसे ही करीबन 2 महीने बीत गए। अब उस जमाने में लोगों के पास कोई टेलीफोन वगैरह नहीं थे। तब एक गांव से दूसरे गांव संदेशा पहुंचाने के लिए लोग होते थे। लोग एक मैसेंजर की तरह रहते थे, जो लोगों की चिट्ठियाँ मैसेज एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाया करते थे, और यही उनका काम था। ऐसे एक रोज पायल के घर उसके मायके से एक मैसेंजर को भेजा गया। उसने पायल के माता पिता को बताया कि पायल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो इतनी बीमार है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पायल ने आपको और गोपी को मिलने के लिए बुलाया है। शायद ये उसकी आखिरी इच्छा है। गोपी तब पढ़ाई के लिए शहर में था, तो पायल के माता पिता ने गोपी को अपने नौकर के हाथ में मैसेज भेज दिया और कहा कि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत खराब है, तुम तुरंत आओ। और उस दिन उसके माता पिता तुरंत पायल के ससुराल जाने के लिए निकल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो पायल की हालत देख हैरान रह गए। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि मानो उसके शरीर से किसी ने खून चूस लिया हो। आंखें अंदर घुसी हुई थी, शरीर का मांस सूखकर हड्डियों से चिपक गई थी। शरीर की नस नस नजर आ रही थी। पूरा शरीर काला पड़ चुका था, चेहरा भी काला पड़ चुका था, आंखों में रोशनी नहीं थी। पायल में तो हाथ उठाने की ताकत भी नहीं थी। पायल की माँ उसकी यह हालत देखकर शौक में थी, क्योंकि 1 महीने पहले ही सब कुछ ठीक चल रहा था। खुद गोपी ने उससे बताया था कि पायल बहुत खुश है और उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। पायल के माता पिता ने उसके ससुराल वालों से पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि घर वालों ने उसका हर तरह से ख्याल रखा है। न जाने कितने वैद्यों को बुलाया, पर किसी भी दवाई का उस पर कोई असर नहीं हुआ। पंडितों को भी उसकी पत्रिका दिखाई गई, हर एक उपाय किया गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि पायल के साथ ये क्या हो रहा है। पायल को क्या बीमारी है, ये अचानक पायल को क्या हो गया। कुछ वैद्यों ने तो ये भी कहा कि पायल का बचना मुश्किल है और इसलिए हमने आपको खबर दी। उसे बचाने की हर एक कोशिश नाकाम हो रही है। अब सब भगवान के हाथ में है। ये सब बातें सुनकर पायल की माँ को बहुत बुरा लगा, पर पायल की माँ भगवान महादेव की बड़ी भक्त थी, तो उनके मन में कहीं न कहीं ये विश्वास था कि महादेव इसे ठीक कर देंगे। पायल की माँ ने उसके ससुराल वालों से कहा कि हम पर बस इतना उपकार करो कि इसे हम अपने घर ले जाना चाहते हैं। पायल की हालत बहुत खराब है, उससे तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा, उठने की भी उसमें ताकत नहीं है। पर पायल की माँ उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसने कहा कि मुझे पता है कि पायल में कोई ताकत नहीं है, पर फिर भी मैं उसे ले जाना चाहती हूँ। शायद ये आखिरी बार हो, मुझे मेरी बेटी को घर ले जाने दीजिए। पायल के ससुराल वाले भी इस बात को समझते थे कि क्या पता ये पायल का आखिरी समय हो, इसलिए उसके ससुराल वालों पायल का पति भी उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। पायल के माता पिता उसे अपने घर लेकर आ गए। उन 2 दिनों में उन्होंने कई वैद्यों को पायल के लिए घर पर बुलाया गया। उन्हें पायल की तकलीफ के बारे में बताया गया। पायल पर कोई उपचार किए गए,
पर सभी वैद्य हार मान चुके थे। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। पायल की बचने की संभावना कम थी और कोई उनसे यही कह रहा था कि पायल, उसकी हालत इतनी खराब है, उनके पास उसके लिए कोई इलाज नहीं है। अब ये सब कुछ होने के बाद और पायल की माँ ने भी जैसे हार मान ली थी और उसी दिन शाम को वो महादेव जी के मंदिर चली गई और भगवान के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी। उन्हें अपना दुख बताने लगी कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या पाप किया था। भगवान महादेव जी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। मंदिर के जो पंडित थे वो एक कोने में बैठकर उसकी सारी बातें सुन रहे थे। एकदम शांति से पायल की माँ जब रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पंडित जी वो सब देख रहे थे कि वो काफ़ी देर तक भगवान के सामने नतमस्तक थी। काफ़ी देर रोने के बाद वो शांत हो गई और वापस घर जाने के लिए निकल गई। उस वक्त अंधेरा हो चुका था। तभी वहाँ बैठे पंडित जी ने उसे पीछे से आवाज़ दी, माता जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आपकी बातों से मुझे इतना तो पता चल गया कि आपकी बेटी के साथ कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है, जिसका इलाज ढूंढने से भी आपको नहीं मिल रहा। शायद इसमें आपको किसी अंतर्यामी की सहायता लेनी चाहिए, कोई ऐसा जो इन सबसे ऊपर हो। पंडित जी की बातें सुनकर पायल की माँ ने उनसे कहा, पंडित जी, कहाँ ढूंढूं मैं, कहाँ जाऊँ मैं। तब पंडित जी ने बड़ी शांति से उन्हें जवाब दिया, माता जी, गांव के बाहर एक शमशान है, वहाँ पर कुछ दिन पहले ही कपालिक आकर रुके हैं। वहाँ ज़्यादा कोई जाता नहीं है। आप एक बार उनकी शरण में जाकर प्रयास करें, हो सकता है वो आपके लिए कोई मददगार साबित हो। पायल की माँ को ये बात सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसे एक रोशनी की किरण नजर आने लगी और वो मंदिर से बाहर चली गई। पर बाहर जाते ही वो सोचने लगी कि वो शमशान में कैसे जा सकती है, और वो भी इस वक्त, क्योंकि वो समय था जब औरतों को शमशान में जाना मना था। पर फिर भी कुछ भी कर उन्हें अपनी बेटी को बचाना था। तो आखिरकार उन्होंने उसी रात शमशान जाने का नियम लिया और वो अंधेरी रात में किसी को बिना बताए गांव के बाहर के शमशान की ओर चल पड़ी। अंधेरा ज़्यादा नहीं था पर गहरा सन्नाटा था। लोगों का आना जाना बंद हो चुका था। अंधेरे ने पूरे आसमान को ढक लिया था। हिम्मत कर पायल की माँ शमशान के अंदर चली गई और अंदर जाते ही उन्होंने अपनी चारों तरफ देखा। तब एक कोने में उन्हें एक आदमी नजर आया जिसके शरीर पर भस्म लगा हुआ था। वो आदमी एक आग के सामने ध्यान मुद्रा में बैठा था। पायल की माँ उनके पास जाकर खड़ी हो गई, पर उसने उन्हें आवाज़ नहीं दी। उन्हें लगा कि वो ध्यान में लीन है और ऐसे में उन्हें आवाज़ देना ठीक नहीं होगा। ध्यान टूटने से हो सकता है कि वो शायद और गुस्सा हो जाए। तो वो चुपचाप वहाँ खड़ी रही। काफ़ी समय बीत गया पर उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़े रहने के कारण पायल की माँ के पैर दर्द करने लगे थे, पर बेटी के बारे में सोचकर वो फिर से रुक जाती थी। काफ़ी देर बीतने के बाद वो अपने आप ही रोने लगी। वो कपालिक भी काफ़ी देर से ध्यान में लीन थे। न वो उसके ओर देख रहे थे और न ही आंखें खोल रहे थे, पर फिर भी पायल की माँ वहाँ पर रुकी रही। उन्हें लगा कि वो हिम्मत कर यहाँ तक आ गई है तो ऐसे में खाली हाथ वापस जाना ठीक नहीं होगा। आखिरकार उन्हें बहुत रोना आ गया और वो हाथ जोड़कर उनके सामने गिर पड़ी। कुछ ही देर में जो कपालिक थे उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और शांति से उन्हें कहा, माता, आप रोइए मत, आप मुझे बताइए कि क्या समस्या है। पायल की माँ ने रोते रोते ही कपालिक को अपनी आप बीती सुनाई, अपनी बेटी की हालत के बारे में बताया और बताया कि उस पर कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा और इसलिए आखिरकार उसे यहाँ आना पड़ा। उनकी बात सुनकर कपालिक उनके साथ घर जाने के लिए तैयार हो गए और उसी पल वो उनके पीछे पीछे उनके घर चले गए। अब तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। कुछ ही देर में वो दोनों घर के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही पायल की माँ ने गेट खोला, लेकिन कपालिक वहीं पर रुक गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पायल की माँ ने उन्हें देखकर कुछ नहीं कहा। कुछ मिनट बाद आंखें खोलकर कपालिक ने कहा, मैं अंदर नहीं आ सकता, अंदर जो भी है वो सतर्क हो जाएगी, आप बस एक काम कीजिए। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने हाथ से कुछ भस्म निकाला और पायल की माँ के हाथ में डाल दिया और उन्हें कहा, ये भस्म ले जाकर अपनी बेटी के पैरों में जो पायल है उस पर लगा दीजिए। और दोनों पैरों की पायल निकालकर
मेरे पास लेकर आए। पायल की माँ ने वो भस्म लिया और वो हवेली के अंदर चली गई। पायल अधमरी हालत में पड़ी हुई थी, शायद वो नींद में थी। उन्होंने चुपचाप भस्म उसके पैरों की पायल पर लगा दिया और दोनों पैरों की पायल को चुपचाप निकाल कर वो उन्हें बाहर लेकर आई। कपालिक ने पायल को देखा और घर के बाहर एक जगह पर बैठ गए। कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर उन्होंने अपनी शक्ति से उनमें आग जला दी और उसके सामने बैठकर साधना करने लगे। उसी बीच उन्होंने वो पायल को लेकर उसमें आग जला दी। पायल की माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहते हैं कपालिक। पर जैसे ही पायल को आग में झोंक दिया, हवेली के अंदर से एक जोर की चीख गूंजी और उन्होंने देखा कि उनकी पायल दौड़कर हवेली के दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। पायल को वैसा आते देख उसकी माँ हैरान रह गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपनी जगह से उठ भी नहीं सकती थी, अपना हाथ पैर तक हिला नहीं पा रही थी। और उस हालत में वो दौड़कर वहाँ आ गई। उसी हालत में दौड़ते हुए वो कपालिक की ओर भागी। उसने उन पर हमला करना चाहा, पर कपालिक ने सिर्फ हाथ के इशारों से उसे दूरी रोक दिया। उनका मंत्र जाप जारी था। पायल की माँ वहीं पर एक साइड में खड़े होकर वो सब देख रही थी। उसी पर गोपी भी बग्गी से वहां आ गया। गोपी भी वो सब नज़ारा देखकर चुपचाप खड़ा हो गया। कपालिक ने पायल को जिस तरह से रोकने का इशारा किया था, उसी तरह से उसे आग के पास आने का इशारा किया और तभी पायल उनके सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगी। उनके पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हमें मत जला, हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें जाने दो। तब कपाली ने उन्हें आदेश दिया कि लड़की के शरीर से बाहर निकल जाओ और मेरे सामने अपने असली रूप में आकर खड़ी हो जाओ। और तब अचानक पायल बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी और पायल के शरीर से दो आत्माएं बाहर निकली। पायल की माँ ने पायल को झट से पकड़ लिया और तभी सबने देखा कि वो दो चुड़ैलें थी जो पायल के शरीर से बाहर निकली थी। वो दोनों चुड़ैलें पायल के शरीर से निकलकर कपालिक के सामने खड़ी हो गई और उन्हें देखकर गोपी भी चौंक गया, क्योंकि उसने वो चुड़ैलों को पहले भी देखी थी जब वो दीपावली के लिए अपने बहन के घर गया था। वो दोनों वही चुड़ैलें थी जो बाहर आंगन में बैठकर झगड़ा कर रही थी। तब कपालिक ने उन चुड़ैलों से पूछा कि तुम दोनों ने इस लड़के के शरीर में क्यों प्रवेश किया। तब उन चुड़ैलों ने बताया कि कुछ दिन पहले ये लड़का जंगल से सफ़र कर रहा था। तब सफ़र के दौरान एक जगह पर रुक गया और फिर ये पेशाब करने पेड़ के पीछे चला गया। हम दोनों वहीं पर थे। हमने उसे देखा और उसे फंसाना चाहा। हमने अपनी पायल वहीं पर छोड़ दी। इसने वो पायल देखकर उठा लिया और अपने साथ लेकर चला गया। जब वो अपनी बहन के घर गया तो इसने भूलकर उस पायल को वहीं छोड़ दिया। उसके बाद ये हमसे डर कर वहाँ से चला गया। अगले दिन इस लड़के के किसी नौकर ने ये पायल उसकी समझकर इसे दे दी। इस पागल लड़की ने भी दोनों पायल बिना सोचे समझे पहन ली थी और फिर हम इसके शरीर में प्रवेश कर गए। असल में हमारा शिकार ये लड़का था। हम जवान लड़कों को फंसाकर उनका खून पी जाती है, उससे हमें ताकत मिलती है। पर जब ये चले गए तो हमने उसकी बहन को अपना शिकार बनाया। हमने सोचा कि अगर इसकी बहन को बीमार कर दिया तो ये लड़का उससे मिलने जरूर आएगा, और इसलिए हम इसके शरीर में समा गए थे। उनकी ये बातें सुनकर पायल के घरवाले भी सभी हैरान थे। उन्हें अब जाकर पता चला था उन चुड़ैलों ने पायल को इतनी तकलीफ क्यों दी थी। और इन सब में राहत की बात यह थी कि गोपी भी घर पर नहीं था, क्योंकि चुड़ैलों का शिकार गोपी था। अगर वो घर पर होता तो वो उन्हें कब का मार चुकी होती, लेकिन कपालिक के कारण ये दोनों बच गए थे। कपालिक ने उन दोनों चुड़ैलों को कैद कर लिया और उन्हें अपने हाथ में लेकर चले गए और जाते जाते उन्होंने पायल का इलाज करने के लिए कहा। कुछ महीने भर में पायल फिर ठीक हो गई और ठीक होने के बाद वो वापस अपने ससुराल चली गई। असल में इन सब में गोपी ने अनजाने में उस पायल को उठा लिया था। उसे पता ही नहीं था उन पायल का चुड़ैलों से कुछ संबंध हो सकता है। पर आखिर में पायल की माँ की भक्ति और कपालिक के कारण सब कुछ ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते अगली कहानी में ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।